हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आज से मैं आपकी सीरीज चला रही हूँ 2005 से लेकर से 2024 तक जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं मैं वो आपको करवाने जा रही हूँ। इससे आपकी यूजीसी नेट की अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। और जो हमारे एचपीएससी हरियाणा के निकले हुए हैं, हरियाणा में जो प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है जिसके अब शायद अप्रैल या मई में पेपर हो जाएंगे, उसकी भी हमारी अच्छी प्रकार से तैयारी हो जाएगी। और इसके साथ साथ भी मैं जो हिंदी व्याकरण की क्लास की सीरीज मैंने आपके लिए चलाई है, आप उसको बिल्कुल नहीं देखते तो आप उसको भी देखो। आपके अच्छे काफ़ी सारे जो डाउट है वो आपके क्लियर होंगे, ठीक है। और मैंने साथ ही साथ आपके लिए हिंदी कहानी की सीरीज भी चला रखी है, उसको भी आप देखिए। और उसके साथ साथ मैंने आदिकाल की वीडियो सारी जितने भी क्वेश्चन बनते थे आदिकाल से वो प्रोवाइड करवा दिए। और उसकी पंक्तियाँ प्रोवाइड की करवा दिए, जो काव्य पंक्तियाँ थी आदिकाल की मैंने वो प्रोवाइड करवा दी है। और इसके साथ साथ मैं ऐसे ही आपको भक्ति काल की भी ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। और साथ में आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो आपके चलते रहेंगे। तो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है भाई, जो नहीं है वो बताना हमने। ठीक है, बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रज है, लेकिन बघेली नहीं है। बघेली किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोली है भाई। किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, अब देखो जो ये है पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है। देखो भाई, मैंने ऐसे याद कर रखा, KHDB2 और K। ठीक है, कैसे हो गए हमारे पास, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। कैसे? खड़ी बोली या कन्नौजी, H से हरियाणवी, D से दक्षिणी, B से ब्रज भाषा या बुंदेली, और कैसे? कन्नौजी। ये हमारे पास पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो अब देखो यहाँ पे बुंदेली भी है, ब्रज भी है और कन्नौजी भी है, तो बघेली नहीं है। बघेली किसकी? हमारी पूर्वी हिंदी की। और पूर्वी हिंदी की बोली याद करने के लिए ABC ये मैंने ट्रिक बना रखी है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोलियां। तो बघेली यहाँ पे है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया है। तो किस में किया है भाई? 343 से 351 तक, 334 से 315 तक, 343 से 135 तक, या 334 से 153 तक। तो 343 से 351 तक। ठीक है, क्या है? हमारी जो हिंदी भाषा है उसका क्या है, इसमें प्रावधान, उसके संबंध में सभी बातें बताई गई है। और मैंने आपको मेरे ही चैनल पर आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, और अच्छी प्रकार से मैंने ये आपको समझा के करवा रखी है। जो मेन है मैंने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ, क्योंकि मेरे वो हस्तलिखित नोट्स है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएंगी हिंदी भाषा वाले में। ठीक है, जाके उस वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। तो हैदराबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, मैसूर में। तो चेन्नई में है भैया। ठीक है, और ये कहाँ पे आया था? पूर्व में। जो ये हिंदी भाषा हिंदी प्रचार सभा है उसका पूर्व में हिंदी साहित्य सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो ये हिंदी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है ये पूर्व में हिंदी साहित्य सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। और ये 1927 ईस्वी में, कब? 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना चेन्नई में की थी। ठीक है, किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी 1927 में। और कहाँ पे की थी? चेन्नई में की थी। ठीक है भाई, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घोष महाप्राण ध्वनियाँ है। ठीक है, कौन सी घोष महाप्राण ध्वनियाँ। तो भाई देखो, घोष क्या होती है हमारे पास? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या है? ये हमारे पास घोष होती है। घोष को ही सघोष भी बोल दिया जाता है। और महाप्राण में दूसरा और चौथा जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा है घोष और महाप्राण। तो देखो, ख महाप्राण है लेकिन घोष नहीं है। घोष में कौन सा है? तीसरा, चौथा और पांचवा किसमें है? घोष में है। अब घ है, और इसमें दूसरा और चौथा महाप्राण में घ है। घ कौन सा होता है हमारे पास? चौथा होता है। क ख ग घ चौथा होता है। ठीक है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, और ये घ इसमें भी है। ठीक है, ऐसे ही जय हमारे पास कौन सा होता है?
जय हमारे पास होता है तीसरा। देखो भाई, च छ जय तीसरा है, घोष है लेकिन महाप्राण नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ठ है, ठ दूसरा होता है। ठीक है, महाप्राण है लेकिन घोष नहीं है, तो घ और हमारा बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। देखो भाई, ये इन पे मत जाना, मैंने टिक लगा रखे हैं या कुछ कर रखा, ये मैंने 2022 में, ठीक है, यूजीसी नेट का पेपर क्लियर किया था 2022 में। ठीक है, तब मैंने ये बुक पढ़ रखी है। ठीक है, और मैं आपको भी उसी बुक में से करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये मत सोचना मैडम टिक लगे हुए करवा रही हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ साथ आपको समझाने लग रही हूँ, आप समझ के चलना, टिकों पे ज़्यादा ध्यान मत देना आप। ठीक है, और मैंने सेकंड ही अटैम्प्ट में यूजीसी नेट क्लियर कर लिया था। पहल पत्रिका का संपादक कौन है? जो पहल पत्रिका है उसके संपादक कौन है? राजेंद्र यादव है, रविंद्र कालिया है, ज्ञान रंजन है या विश्वनाथ त्रिपाठी है? तो कौन है भाई? ज्ञान रंजन जी पहल पत्रिका के संपादक है। कौन भाई? ज्ञान रंजन जी पहल पत्रिका के संपादक है। और जो पहल पत्रिका है वो त्रैमासिक पत्रिका है। कौन सी? त्रैमासिक, त्रैमासिक पत्रिका है। पूछ लिया जाता है भाई कौन सी पत्रिका क्या है, साप्ताहिक है, मासिक है, त्रैमासिक है, वार्षिक है। ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? ये कहाँ से निकलती थी? ये निकलती थी गाजियाबाद से। कहाँ से? गाजियाबाद से, गाजियाबाद से निकलती थी। ठीक है, उसके संपादक कौन है? ज्ञान रंजन और राजकुमार। ठीक है, ज्ञान रंजन और राजकुमार। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पच्य स्वर है? देखो भाई, मैंने इसकी भी क्लास आपको प्रोवाइड की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तभी तो आपको मिलेगी। ठीक है, तो कौन सा है? आ क्या है हमारे पास? पच्य स्वर है। ठीक है, देखो भाई, अगर स्वर जो ई है हमारे पास, वो हमारे पास है अगर स्वर। ठीक है, अगर स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग काम करता है, जैसे ई ए। ठीक है, अब देखो, जो आ है वो हो गया पच्य स्वर। पच्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग काम करता है उसको क्या कहते हैं? पच्य स्वर। जैसे आ हो गया, ऊ ओ औ। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास क्या रह गया? मध्य स्वर रह गया। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या है? जीभ का मध्य भाग काम करता है उसको क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। जैसे ए, तो ये हो गया डी, हो गया हमारे क्या? मध्य स्वर भाई। ठीक है, अगला है हिंदी में साहित्य का इतिहास। क्या भाई? हिंदी में साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? हिंदी में पूछ रखा है, हिंदी में। तो ग्रियर्सन ने लिखा था? नहीं भाई, इन्होंने तो अंग्रेजी में लिखा था। गार्सा दे तासी ने? नहीं भाई, फ्रेंच में लिखा था। शिव सिंह सैंगर ने? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, शिव सिंह सैंगर ने ही हिंदी में साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा था भाई। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था। और शिव सिंह सैंगर ने कब लिखा था? इसका प्रकाशन भाई 1883 ईस्वी में लिखा था। 1883 ईस्वी में लिखा था शिव सिंह सैंगर ने, शिव सिंह सरोज। ठीक है, और इसमें लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र था। ठीक है, और आप सभी को पता है जो गारसा दे तासी है, इन्होंने इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखा था भाई। ठीक, और ये फ्रेंच भाषा में था। ठीक है ना, और ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर लिखा था 1889 में। ठीक है, आगे है हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? रामचंद्र शुक्ल है? नहीं भाई, इनका तो क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास है। राम कुमार वर्मा? नहीं भाई, इन्होंने तो आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। विश्वनाथ प्रसाद? नहीं भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी? बिल्कुल ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही हिंदी साहित्य की भूमिका नामक इतिहास लिखा है और 1940 ईस्वी में लिखा था। और इन्होंने साथ ही साथ हिंदी साहित्य का आदिकाल भी लिखा था 1952 ईस्वी में, और हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास भी लिखा था 1953 में। ठीक है भाई, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अष्टशाप का कवि नहीं है? तो कौन सा नहीं है, सॉरी कौन सा है भाई, वो बताना है हमें। कौन सा कवि अष्टशाप का है? तो मीराबाई? नहीं भाई, मीराबाई नहीं है अष्टशाप की कवि। रसखान नहीं है, विद्यापति नहीं है, तो सूरदास जी क्या है? हमारे अष्टशाप के कवि है। ठीक है, आप सभी को पता होगा अष्टशाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास ने की थी, और कब की थी? 1565 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1565 ईस्वी में की थी। और इसमें 8 कवि थे,
आठ आठ कवि थे, इसमें 4 वल्लभाचार्य के थे और 4 विठलनाथ के थे। ठीक है, आगे है आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, शिव प्रसाद सितारे हिंद है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जी इस पत्रिका के संपादक है, आनंद कादम्बनी की। ठीक है, और ये क्या थी? मासिक पत्रिका थी। कौन सी थी? मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी, और मिर्जापुर से निकलती थी। कहाँ से भाई? मिर्जापुर से। देख लो, मैं से जोड़ लेना, मासिक थी और मिर्जापुर से निकलती थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? ठीक है, आप सभी को पता है जो हमारे पास, जो हमारे अज्ञे जी है, ठीक है, उन्होंने हम क्या है, तार सप्तक की स्थापना की थी। ठीक है, और 4 सप्तक लिखे थे, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रखा है? सप्तक की, ओनली सप्तक पूछ रखा है। ठीक है, तो आप सभी को पता है 1943 ईस्वी में क्या है, पहला सप्तक आया था, और इसमें क्या था, 7 7 कवि थे एक सप्तक में। ठीक है, और तार सप्तक का जो तार सप्तक है 1943 में आया था, और दूसरा 1941 में आया था। ठीक है, और तीसरा 1959 में आया था, फिर 20 साल बाद चौथा 1989 में आया था भाई। ठीक है, अब इसी के साथ ही भाई जो हमारे इसमें पूछ रखा है, जो कौन से कवि नहीं है तार सप्तक के आएगा भाई, सप्तक के कवि नहीं है। तार सप्तक की पूछ सकता है, सप्तक की पूछ सकता है। तो हरिनारायण व्यास थे भाई, नेमिचंद्र थे भाई, नरेश मेहता थे, लेकिन श्रीकांत वर्मा नहीं थे भाई। ठीक है, अगला, भाग्यवती के लेखक कौन है? जो भाग्यवती है उनके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास नहीं, देवकी नंदन खत्री नहीं, लज्जाराम मेहता नहीं, सरदाराम फिल्लोरी क्या है? भाग्यवती के क्या है? लेखक है, रचनाकार हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये इन्होंने भाग्यवती 1877 ईस्वी में लिखा है, और ये एक उपन्यास है। क्या है? ये एक उपन्यास है। ठीक, और इस उपन्यास में जो हिंदू समाज की बुराइयां है, जैसे बाल विवाह हो गया, भूत प्रेत हो गया, ओझा शानों में विश्वास, बच्चों को टीका न लगवाना, उन्हें जेवर पहनाना, लड़कियों को शिक्षा न देना, शादी ब्याह के अवसर पर अपव्यय करके, ठीक है, वो सभी क्या है, इसमें आलोचना की गई है भाग्यवती में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास भाई, अंधा युग किसकी रचना है? जो अंधा युग है वो किसकी रचना है? नरेश मेहता की, मोहन राकेश की है, दुष्यंत कुमार की है, धर्मवीर भारती की? तो धर्मवीर भारती की ये रचना है अंधा युग, और 1954 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और ये क्या है? एक गीति नाट्य है। पूछ लिया जाता है ये अंधा युग क्या है? ये है कि गीति नाट्य। ठीक है, आगे भी, कुटज के लेखक कौन है? जो कुटज है उसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल है जी है, कुबेर नाथ राय है, विद्या निवास मिश्र जी है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज के लेखक है, और 1964 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कब? 1964 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृत प्रीतम की है? सॉरी भाई, अमृत प्रीतम की है। अमृतसर आ गया? नहीं भाई। ठीक है, जिंदगी और जोक नहीं, परिंदे नहीं, तो पिंजर क्या है? अमृत प्रीतम की रचना है भाई। ठीक है, और ये क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है ये। ठीक है, और इस पे फिल्म भी बन चुकी है। और जो ये अमृतसर आ गया है, ये किसकी है? ये है भीष्म साहनी की है, और भारत पाक विभाजन के विषय पर ये लिखी गई एक कहानी है। ठीक है, भीष्म साहनी की है। जिंदगी और जोक अमरनाथ की है, ये भी एक कहानी है। परिंदे, परिंदे क्या है? 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था, और निर्मल वर्मा के द्वारा ये लिखी गई है। अगला है, ध्वन्यालोक किसकी रचना है? सॉरी, किसकी कृति है? तो किसकी कृति है भाई ध्वन्यालोक? अभिनव गुप्त की है, भट्टलोरट की है, मम्मट की है, या आनंद वर्धन की है? तो आनंद वर्धन की ये कृति है भाई। ठीक है, और 10वीं शताब्दी में लिखा गया ये ग्रंथ है ध्वन्यालोक। ठीक है, और आनंद वर्धन को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। अगला है, उज्जवल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है?
तो कौन है भाई? रूप गोस्वामी है। तो कौन है? रूप गोस्वामी है। और 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ठीक है। और रूप गोस्वामी गौड़ीय संप्रदाय से थे। कौन से? गौड़ीय संप्रदाय से तथा चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। ठीक है। कौन क्या थे? चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे भाई। तो हाँ भी अपना अगला क्वेश्चन है, अभिवाद अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक थे। कौन थे अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक? कौन है भाई अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक? शंकु है, अभिनव गुप्त है, बटलोलट है या आनंदवर्धन है? तो अभिनव गुप्त क्या है? अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक है भाई। ठीक है। और ये जो रस उत्तर जो है हमारा, उसके चौथे व्याख्याकार है। को क्या भाई? चौथे व्याख्याकार है अभिनव गुप्त जी। ठीक है। और देखो भाई, ये शंकुक जो हमारे पास है वो क्या है? इन्होंने क्या किया था? अनुमतिवाद दिया था। ठीक है। और भट्टलोलट ने क्या किया था? भुक्तिवाद दिया था नाम। ठीक है। और क्या है? अब जो आनंदवर्धन है, इन्होंने ध्वन्यालोक क्या है? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे और ध्वन्यालोक की इन्होंने स्थापना की थी। संपादक थे। अगला है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक ये रिचर्ड है, टी.एस. इलियट है, क्रोचे है या लोंजाइस है? तो क्रोचे क्या है? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक है भाई, क्रोचे। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, काव्य के उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, इलियट ने, लोंजाइस ने? तो भाई लोंजाइस ने क्या है? उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया है काव्य के। ठीक है। काव्य का जो उदात्त तत्व है उसको सर्वाधिक महत्व दिया है लोंजाइस ने भाई। ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने उदात्त विचार, उदात्त भाव का चित्रण किया है, अलंकार का नियोजन किया, उत्कृष्ट भाषा का किया है। ठीक है। आगे है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है। ये मैंने भाषा वाले जो आपको क्लास प्रोवाइड करवा रखे उसमें मैंने करवा रखे आपको। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है भाई? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यही आएगा। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। सबसे लास्ट में क्या आएगा? हिंदी आएगा। देखो दो में हिंदी है, ये तो वैसे भी कट जाते। ठीक है। पहले अपभ्रंश नहीं आएगा क्योंकि अपभ्रंश से ही विकसित क्या हुई? हिंदी हुई है। ठीक है। इसलिए ये भी कट गया। तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो जो हमारे पास पाली है, ठीक है, वो भाई 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक की मानी जाती है। भाषा का काल उसका पाली का 500 ईस्वी से 1 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और इसके बाद क्या है हमारे पास? प्राकृत है। प्राकृत भाई 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक मानी जाती है। और अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या? हमारी हिंदी भाषा जो 1000 ईस्वी से अब तक है भाई हमारे पास। ठीक है। ये भी मैंने करवा रखी है, एक बार आप जाके मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, आपको ये सभी मिल जाएंगे। ठीक है। अगला, हिंदी प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो हमको सही अनुक्रम क्या है इसमें लिखना है, आप इन पे मत जाना, ये मैंने खुद कर रखे हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पीछे क्वेश्चन आया था। नागरी प्रचारणी सभा काशी, ठीक है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये भी ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, ठीक है। हमें क्या बताना है, इनको क्रम में लगाना है। ठीक है। पहले कौन सी आई थी, बाद में कौन सी आई थी, उसके बाद कौन सी आई थी। ठीक है। तो पहले भी हमारा नागरिक प्रचारणी सभा, ठीक है, कहाँ से प्रकाशित हुई थी? काशी से हुई थी। ठीक है। और 910 ईस्वी में, कब भाई? सॉरी भाई 1883 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, सॉरी 1893 ईस्वी में। ठीक है। तो पहले यही आएगी, एक बार लिख लेती हूँ, मैं सभी को आपको बता देती हूँ। दूसरा है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1927 में, मैंने पीछे आपको बताया है 1927 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, तो ये किस में हुआ था? 1910 में हुआ था। नागरिक प्रचारणी सभा, ये तो हो गया। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा, ये हुआ था 1936 में भाई। ठीक, आपको याद करने पड़ेंगे इनके सन 1936 में।
तो अब देखो पहले कौन सी आएगी, 1883 वाली आएगी क्योंकि सबसे पहले वही थी। तो नागरिक प्रचारणी सभा 1883 ईस्वी। तो बी ऑप्शन एक में ही है, तो इसलिए हमारा एक ये बी ऑप्शन वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 1883 के बाद हमारे पास 1910 डी आ गया। 1910 के बाद 1927 ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, फिर क्या है, सी है 1936 ईस्वी में। ठीक है भाई, आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार सर्वप्रथम नाम बताए। ठीक है, जिसने काल क्रमानुसार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उस लेखक के बारे में सबसे पहले हमें बताना है। ठीक है, जो सर्वप्रथम है सबसे पहले वो बताना है। राम कुमार वर्मा नहीं भाई, रामचंद्र शुक्ल नहीं भाई, रामचरित नहीं भाई, तो कौन है, मिश्र बंधु है। इन जो लेखक दे रखे इनके विषय में पूछ रखा, इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, तो कौन आएगा भाई, मिश्र बंधु आएगा। इन्होंने क्या लिखा था, मिश्र बंधु विनोद की, जो मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी और इसके 3 भाग हुए हैं। ठीक है, जो पहला तो 1913 में प्रकाशित हुआ था और इसका चौथा भाग हुआ था 1934 में। ठीक है भाई, ये पूछ लिया जाता है। जो मिश्र बंधु विनोद है उसका पहला जो प्रथम भाग है वो प्रथम 3 भाग है वो 1913 में आए थे। प्रथम 3 भाग आ गए थे 1913 में और चौथा आया था 1934 ईस्वी में। ठीक है भाई, याद रहेगा ना आप सभी को। और इसके बाद भाई, और ये जो मिश्र बंधु विनोद है ये 3 भाई थे, इसलिए इनको मिश्र बंधु कहा जाता था। ठीक है, मिश्र बंधु कहा जाता था। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, एक थे गणेश बिहारी मिश्र, ठीक है, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है भाई, आगे है 25वां क्वेश्चन। देखो भाई, मैं ऐसे याद करती थी 1954 में कौन कौन से प्रकाशित हुए, अंधायुग हुआ, बाबरा हेरी हुआ, मेला आंचल हुआ। ठीक है, ऐसे याद कर करके मैं करती थी। अगला है निम्नलिखित रचनाओं के काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, तो सही अनुक्रम हमें बताना है। 25वां क्वेश्चन आ गए हम। अंधेर नगरी मैंने ऊपर लिख रखा है भाई, सन 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अंधायुग 1954 में, सड़क से संसद तक 1972 में और मगध 1984 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो अंधेर, ये सबसे पहले यही आएगा, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, अंधेर नगरी किसकी है, धर्मवीर भारती की है। सॉरी भाई, अंधायुग है धर्मवीर भारती का, सॉरी, अंधायुग क्या है, धर्मवीर भारती का है और 1954 में ये प्रकाशित हुआ था। और अंधेर नगरी किसका है, नाटक है एक, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये एक नाटक है। इसको एक प्रहसन भी कहते हैं, क्या भाई, प्रहसन बोला जाता है। और 1881 में ये प्रकाशित हुआ था। और संसद से सड़क तक ये सुदामा पांडे धूमिल की ये क्या है, एक रचना है और 1972 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी और ये क्या है, एक कविता है। इसके बाद है मगध। मगध 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और श्रीकांत वर्मा द्वारा ये लिखा गया क्या है, एक काव्य है भाई। ठीक है, अगला है निम्नलिखित उपन्यासों का, उपन्यास है, रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। जितने भी उपन्यास है एक रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। तो देखो भाई, सेवा सदन का 1918 में। ठीक है, और इसके लेखक कौन थे सेवा सदन के, आप सभी को ये पता होना चाहिए भाई, इसके लेखक कौन थे, पता है ना सभी को। 1918 में प्रकाशन हुआ था और प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया क्या है, एक उपन्यास है, क्योंकि उपन्यासों का रचनाकाल पूछ रखा है। ठीक है, और इसमें क्या था, विषय भी पूछ लिया जाता है भाई, इसमें क्या विषय था, तो विवाह से जुड़ी समस्या, वो दहेज प्रथा। ठीक है, ये इसमें क्या ये था भाई। त्यागपत्र 1937 ईस्वी, 1937 लिखा हुआ है, 1937 ईस्वी। और किसने लिखा था, जैनेन्द्र द्वारा लिखित एक मनोविश्लेषण परक उपन्यास है और इसका केंद्रीय पात्र क्या है, मृणाल। काफी बार पूछा जाता है भाई, मृणाल है वो कौन से उपन्यास का पात्र है, तो किसका है, त्यागपत्र का ये पात्र है। मेला आंचल 1954 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया था, ये हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखित एक उपन्यास है। लेकिन कौन सा है, आंचलिक उपन्यास है, कौन सा है, आंचलिक उपन्यास है। और इसी को, मेला आंचल को ही हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना गया है। और इसमें जो बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव का क्या है, चित्रण हुआ, इसमें पूछ लिया जाता भाई। ठीक है, फिर है आधा गांव, ये किसका, राही मासूम रजा का है। ठीक है, ये भी एक उपन्यास है और 1966 में ये लिखा गया था। इसमें भी क्या है, विभाजन की जो समस्या है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, अगला है
निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, लहरों का राजहंस, सिंदूर की होली, आठवां सर्ग और ध्रुव स्वामी। तो ध्रुव स्वामी 1932 ईस्वी में, सिंदूर की होली 1934 में, लहरों के राजस 1963 में, आठवां सर्ग 1976 में। तो सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा भाई। अब देखो, ध्रुव स्वामी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी का है। क्या है ये? नाटक है। नाटक लिख रखा है, नाटकों का रचनाकाल पूछ रखा है। 1932 में प्रकाशन हुआ था इसका। ठीक है, सिंदूर की होली किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की है। लाल की नहीं है, मिश्र जी की है। 1934 में इसका प्रकाशन हुआ था। और लहरों के राजन 1963 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और मोहन राकेश इसके कवि है भाई, लेखक है। और आठवां सर्ग 1976 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और सुरेंद्र वर्मा इसके लेखक है। अगला है, रस उत्तर के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? देखो, पीछे मैंने बोला था ना भाई ये चौथे हैं। अनुभव गुप्त, अभिनव गुप्त आए थे, इनको बोला था चौथे है ये। ठीक है, तो देखो भाई, पहले भट्टलोलट है रस उत्तर के व्याख्याकार, दूसरे शंकुक है, सॉरी इसका क्रम बताना, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। ठीक है, इनका क्रम में देखो, जो भट्टलोलट है वो 8वीं शताब्दी के है। ठीक है भाई, 8वीं या 9वीं शताब्दी बोल दिया जाता है इनको, शताब्दी। शंकुक क्या है? जो शंकुक है वो 9वीं शताब्दी के है। ठीक है, और भट्टनायक क्या है? 10वीं शताब्दी के है। और अभिनव गुप्त है 10वीं और 12वीं शताब्दी के है। और भट्टनायक जो है हमारे पास, ठीक है, वो रस उत्तर के, जो रस उत्तर है उसके प्रथम व्याख्याकार है। ठीक है, और इनका मत था सॉरी भाई उत्पत्तिवाद। और जो शंकुक है वो क्या है? दूसरे व्याख्याकार है। और इनका मत कौन सा था? अनुमतिवाद था भाई। एक भट्टनायक है, ये तीसरे व्याख्याकार है हमारे रस उत्तर के। और इनका मत कौन सा हुआ? भुक्तिवाद हुआ है। ठीक है, फिर भट्टनायक आगे, सॉरी अभिनव गुप्त है। अभिनव गुप्त क्या है? चौथे व्याख्याकार है। और इनका मत कौन सा था? अभिव्यक्तिवाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29वां। निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्र चिंतकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है भाई, 29वां क्वेश्चन है हमारे पास। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है? ठीक है, अरस्तु है, कोलरिज है, जॉन क्रो रेंसस है, आई.ए. रिचर्ड है। तो भाई जो अरस्तु है वो 384 समथिंग 322 ईस्वी है। ठीक है, और ये क्या थे? यूनान में इनका जन्म हुआ था। कोलरिज है जो सैमुअल टेलर कोलरिज 1772 ईस्वी से 1834 ईस्वी है। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था 1834 ईस्वी में, और इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था कोलरिज का। ठीक है, जॉन क्रो रेसम है ये 1888 से 1974 ईस्वी। ठीक है, अब है आई.ए. रिचर्ड। ठीक है, ये है 1893 ईस्वी से 1979। कभी अगला 30वां क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित काव्य शास्त्री ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, काव्य शास्त्री ग्रंथों का पूछ रखा है, जो काव्य शास्त्र के ग्रंथ है उनका अनुक्रम। तो पहला काव्य अनुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। अब देखो, काव्य अनुशासन किसका है? तो ये है हेमचंद्र का। किसका है भाई? हेमचंद्र का है, और 12वीं शताब्दी का है। ठीक है, 12वीं शताब्दी का है। अब देखो साहित्य दर्पण। अब साहित्य दर्पण किसका है? ये है आचार्य विश्वनाथ का, विश्वनाथ जी का, ये विश्वनाथ जी का है, और 14वीं शताब्दी का है। ठीक है, ऐसे ही भाई हमारे पास रस मंजरी। रस मंजरी किसकी है? भानुदत्त की है। ये काव्य शास्त्र ग्रंथों के बारे में पूछ रखे हैं। भानुदत्त की है, 16वीं शताब्दी की है, 16वीं शती की है, सॉरी। ठीक है, इसके बाद है रस गंगाधर। रस गंगाधर किसकी है? पंडित जगन्नाथ की। किसकी? पंडित जगन्नाथ की। पंडित जगन्नाथ की है, 17वीं शती की है भाई। ठीक है, अगला है, देखो मिलान करना। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, मेरे क्वेश्चन पे जो मेरा चैनल है उस पर ये सारी क्लासें प्रोवाइड मैंने करवा रखी है। तो प्लीज़ जाके आप व्याकरण की क्लासें ज़रूर देखें, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको दिख रहा है जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जो हमारा कॉमन पेपर होता है उसमें तो व्याकरण के क्वेश्चन आने ही हैं हिंदी में। अब देखो, मैंने आपको बताया था जो घोष है और महाप्राण, जो सघोष घोष हो गया, ठीक है, वो एक ही है।
तो मैंने क्या बताया था सघोष और घोष के बारे में, तो सघोष है तीसरा, चौथा, पांचवा। अब महाप्राण दूसरा और चौथा हो गया, और अघोष हो गए इसका पहला दूसरा, अघोष पहला और दूसरा हो गया भी अघोष, ठीक है। और इसके बाद सघोष हो गया दूसरा चौथा, अल्पप्राण, अल्पप्राण हमारे पास आ गए पहला तीसरा और पांचवा, ये आ गए हमारे पास अल्पप्राण आ गए भी, ठीक है। अब हम करते हैं इसका मिलान। तो कै क्या है हमारे पास, पहला है ना, पहला कै, तो कै ख ग, तो कै किस में है, अघोष में भी है और क्या है अल्पप्राण में भी है, ठीक है। तो पहले का अघोष और अल्पप्राण, तो ये हमारा ठीक रहेगा। ख क्या है हमारे पास, ये है महाप्राण है, और दूसरा ये है ये है अघोष भी है, ठीक है। तो अघोष और महाप्राण दूसरे में है, ठीक है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। अब ग, ग क्या है हमारे पास, क ख ग तीसरा है, तीसरा है ना, तो तीसरा भाई हमारे पास महाप्राण सघोष है और क्या है अल्पप्राण, सघोष और अल्पप्राण, तो ये इसका तो सी आ जाएगा सीधा, ठीक है। इसके आ गया। अब देखो घ चौथा है ना, चौथा महाप्राण हो गया, ठीक है, और महाप्राण हो गया और सघोष हो गया, तो इसका 1 आ गया। तो देखते हैं पहले का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ क्या करना भाई, सुमेलित करना है। जो इनके ग्रंथ दे रखे हैं उनके साथ हमें क्या करना है, इनको सुमेलित करना है, ठीक है। तो कामता प्रसाद गुरु है, इनका क्या है, हिंदी व्याकरण है, ठीक है, पहले का 2। किशोरीदास वाजपेयी का है हिंदी शब्दानुशासन, क्या है, हिंदी शब्दानुशासन। उदय नारायण त्रिपाठी का है हिंदी भाषा का उद्भव व विकास। रामविलास शर्मा का है भाषा और समाज, काफी बार वैसे ही पूछ लेते हैं भाषा और समाज किसका है, तो किसका है, रामविलास शर्मा जी का ये है। अब कूट में देखते हैं, ए का 2 में है भाई पहला और ये कट गया, ठीक है। बी का 4, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, ये भी मिलान का, भाई ऐसे ही करने पड़ेंगे, कल मैं आपके लिए वैसे लेके आऊंगी एक एक करके, ठीक है। काव्य ग्रंथ है, उनके कवियों के साथ इनको सुमेलित करना है। आत्मजय किसका, कुंवर नारायण का भी, ठीक है। 1 का 2। धरती किसका, त्रिलोचन का है, एनसीईआरटी में भी लगा हुआ भी, ये +2 की है, पता नहीं 11th वाले उसमें। आंगन के पार द्वार अज्ञे जी का है ये, सी का 3। धूप के धन गिरजा कुमार माथुर, ये डी का 1, ठीक है। तो भाई बी का हमारे पास क्या है, ए का हमारे पास है 2, 1 का 2 में है, तो ये भी कट गया, ऐसे करा को ऐसे काट दिया। अब देखते हैं बी का क्या है हमारे पास, सी का क्या है हमारे बी का क्या है 4, बी का 4 हमारे पास सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला फिर मिलान है भाई हमारे पास, इधर कर लेते हैं इसको। ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ क्या है, सुमेलित करना है। तो भाई क्या है, शुद्ध कविता की खोज किसकी है, शुद्ध कविता की खोज दिनकर जी की है, ठीक है। आत्मनेपद किसके है, ये अज्ञे जी के, ठीक है। 1 हो गया यहाँ पे। एक साहित्य की डायरी, ये किसकी है, मुक्तिबोध की है, किसकी है, मुक्तिबोध की है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है ये। तो ए का 4 भाई 1 में ही है, डी ऑप्शन हमारा ठीक है। बी का 1 ठीक है, सी का 2 ठीक है, डी का 3 ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन 35वां, फिर क्या है, ये भी मिलान का है। अब की बार क्या आ गई, पंक्तियाँ आ गई है। काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ काव्य पंक्तियाँ दे रखी है, एक तरफ रचनाकार दे रखे हैं। ये मत सोचना भाई ये मिलान में आएंगे, ये एक पंक्ति दे के भी पूछ लिए जाते हैं किसके है, तो आप अच्छी प्रकार से इसे कर लेना। ये उपमान मेले हो गए हैं, किसका है भाई, ये अज्ञे का है, ये किसका है, अज्ञे का है। ये उपमान मेले हो गई हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। बतरस लालच लाल की,
ठीक है, क्या है, बतरस लालच लाल की, ये है बिहारी जी का। ठीक है, भक्त नहीं ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, ये है तुलसीदास का। ठीक है, ये उपमान मेले हो गए अज्ञे, हम राज्य लिए मरते हैं मैथिली शरण गुप्त। बतरस लालच लाल की, ये है बिहारी। भक्त नहीं ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, ये है तुलसीदास की। तो हमारा देख लो, ए का एक, ए का ए, तो दो में है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बी ऑप्शन सॉरी। और बी का क्या है, बी का हमारे पास है तीन, बी का तीन, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है फिर मिलान वाला है। ठीक है, अब गद्य पंक्तियाँ, वो काव्य पंक्तियाँ थी, अब गद्य पंक्तियाँ हैं। ठीक है, उनके लेखक और उनका क्या करना, मिलान करना है। बैर क्रोध या आचार का मुरब्बा है। बैर क्या है, क्रोध या आचार का मुरब्बा है, ये हमारे शुक्ल जी का है। तो ए का चार। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, प्रसाद जी का है ये। ठीक है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। निज भाषा उन्ति अहे सब उन्ति को, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। मर्द साटे पर पाठे होते हैं, ये प्रेमचंद्र जी का है। तो डी का एक। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला है हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र, ये पत्रिका है, और उनके वो भाई संपादक सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वसुधा, ये होगी कमला प्रसाद की। तो ए का तीन, ए का तीन एक में ही है, ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। क्या भाई, ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38। ग्रंथ है को उनके काव्य रूपों के साथ मिलाना है। ठीक है, ये बताना है भाई काव्य ग्रंथ एक महाकाव्य है, नाटक है, खंड काव्य, मुक्तक है, चंपू काव्य है। जो पंचवटी है, ठीक है, जो पंचवटी है वो क्या है, एक खंड काव्य है। क्या है भाई, खंड काव्य है। ए का तीन हो गया। प्रिय प्रवास क्या है, महाकाव्य है। एक कंठ विस्पाई विस्पाई, ये क्या है, काव्य नाटक है। शिवा बावनी क्या है, ये है एक मुक्तक। क्या है, एक मुक्तक है भाई। ठीक है, तो ए का तीन, ए का तीन एक ही ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। और आप सभी को ये तो पता होगा भाई पंचवटी किसकी है, किसकी है भाई, खंड काव्य है। और 1914 में इसका प्रकाशन हुआ था, और मैथिली शरण गुप्त जिसके लेखक है। ठीक है, और ऐसे ही प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। खड़ी बोली का ये प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके क्या है, लेखक है भाई। और एक कंठ विस्पाई क्या है, ये एक काव्य नाटक है, और दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया है ये। और शिवा बावनी क्या है, एक मुक्त काव्य है, और रीतिकालीन कवि भूषण के द्वारा लिखित है, और इसमें शिवाजी की प्रशस्तियां की गई है। रस उत्तर के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखो मैंने पीछे आपको बताया है। ठीक है, अब आप देख लेना इसको। भट्टोत्पत्तिवाद, शंकुक, अनुमतिवाद, भट्टनायक, भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त, अभिव्यक्तिवाद। ठीक है भाई, तो इसका देखते हैं। ए का चार, ए का चार, बी, बी क्या हमारे पास ठीक क्वेश्चन है। पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, जो पाल स्त्रा, तो इसका क्या आएगा, अस्तित्ववाद। ठीक है, जैक दरिदा, ये है विखंडनवाद के प्रवर्तक। टी.एस. इलियट, ये है निर्व्यक्तिकतावाद के। और क्रोचे अभिव्यंजनावाद के। तो क्या आएगा, ए का दो, ए का दो एक में ही है, डी में, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला 41वां स्थापना के क्वेश्चन है। ये यूजीसी नेट में आपको पता, आपने दिए होंगे तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन आते हैं। तो स्थापना और तर्क दे रखा है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ठीक है भाई, नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविताएं की आयु अधिक हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है ये। अगला है स्थापना है, तर्क है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है।
क्योंकि भाषा विहीन समाज का की कल्पना संभव नहीं। ये दोनों ही क्या है, गलत है। सामाजिक वो नहीं होती संपत्ति, भाषा। अगला है स्थापना है, फिर तर्क दे रखा है। आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्यिक चिंतक का गहरा प्रभाव है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। ये हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है। ये क्या है, गलत है। देखो भाई, यहाँ पे तो क्या कह दिया, गहरा प्रभाव है, यहाँ पे प्रभावित नहीं है। तो पहला ठीक है और दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है और तर्क है। नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है। ठीक है, एकदम नहीं आया था भाई, सबको पता है इस बात का। नई कविता पूर्णतः पश्चिम प्रभाव में जन्मी है। दोनों ठीक है। अगला है, स्थापना और तर्क दे रखा है। दलित चेतना की प्रमाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाई वही है जो उन्होंने अनुभव भोगा है। दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही पता है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है, ये और भी दोनों ठीक है। ये भाई एक हमारे पास क्या है, पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद इसके क्या है, उत्तर पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हम इसका पैराग्राफ करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं भाई, लंबी होगी ज़्यादा क्लास। 46 से 50 तक निम्नलिखित अनुच्छेदों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो भाई, कई बच्चे कहते हैं मैडम आप अच्छी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं उनके ना व्याख्या नहीं करते, आप अच्छी प्रकार से नहीं बताते। अब देखो, मैंने आज व्याख्या की, आपको बताया है, तो आज इतनी लंबी क्लास हो गई, फिर बच्चे देखते भी नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका ये देख लेते हैं। कविवाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थापचास कृपण को देखिए, जिसके केवल अर्थ लोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भाव को एकदम दबा दिया गया है और संसार के मानविक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है। न सृष्टि के न किसी रूप माधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दिन दुनिया को देख कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या शुभद होता है। यदि उससे किसी लोह हर्षक अत्याचारी की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के साथ पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखे। यह महाभयानक मानसिक रोग है, इससे मनुष्य आधा मर जाता है। तो अब इसके क्वेश्चन दे रखे भाई। कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है, यह कथन क्या है, सत्य है। बिल्कुल सत्य है, कविता क्या मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है। बिल्कुल ठीक है भाई। संयमी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित हो जाता है, क्योंकि यह कथन सत्य है, यह गलत है, यह कथन असत्य है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है भाई, अत्याचार की बात सुनकर क्या करना चाहिए। उदासीन हो जाना चाहिए, दूर भाग जाना चाहिए, उसका सक्रिय विरोध करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसका सक्रिय विरोध करना चाहिए। उदासीनता किस प्रकार का रोग है, तो मानसिक रोग है। क्या है भाई, उदासीनता मानसिक रोग है। कविवाणी द्वारा जीवन निर्वाह करना कहाँ तक संभव है, कहाँ तक का कुछ लोगों के लिए संभव है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ ही भाई आज हमारा यूजीसी नेट का जून 2005 का पेपर क्या है, कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास या वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप करना ना भूलें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को पता मेरा चैनल नया है, ठीक है, और मैं मेहनत आप लोगों के लिए भी कर रही हूँ और मेरे लिए भी कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे भी अब प्रोफेसर का पेपर देना है। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।